कुछ साल पहले जब मैं अपने गांव में रहा करता था तो उस समय मेरे जीवन में एक रात ऐसी गुजरी जिस रात को याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और उस घटना के कुछ दिन बाद मैं गांव छोड़कर शहर आ गया। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। इतनी रात गए दरवाजे पर हो रहे दस्तक से मैं हैरान हो गया, मगर मुझे उस समय डर नहीं लगता था तो मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया। दिसंबर का आखिरी हफ्ता होने के कारण ठंड काफी थी, तो इतनी ठंड में इतनी रात गए दरवाजे पर कौन होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर खटखट और तेज हो गई, तो मैं बिस्तर पर से उठा और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठीक मेरे सामने मेरे मामा खड़े थे। इतनी रात गए मामा को अचानक दरवाजे के बाहर पाकर मैं एकदम से चौंक गया और मामा से बोला, क्या बात है मामा, आप इतनी रात गए? यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? आइए घर के अंदर आइए। इस पर मामा ने कहा, वो तुझसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए चला आया। मगर ना जाने क्यों मामा घर के अंदर नहीं आ रहे थे। मैंने 2-3 बार मामा को घर के अंदर भी बुलाया तो मामा ने कहा, अमित तू मेरे साथ चल, तुझे कुछ दिखाता हूँ। मामा की ये बात सुनकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया कि भला इतनी रात को मामा मुझे क्या दिखाने आए हैं। इसके बारे में मैंने मामा से पूछा भी, मगर उन्होंने बस यही कहा, मेरे साथ चल मैं दिखाता हूँ। मामा की बात मैं काट भी नहीं सकता था, तो मैं घर के अंदर गया और ठंड के कपड़े पहनकर एक टॉर्च लेकर मामा के साथ चलता बना। घर से बाहर निकलते ही कड़कड़ाती ठंड के कारण मेरे हाथ पैर जोर जोर से कपकपाने लगे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी मामा बस एक शर्ट पहने हुए थे, तो क्या उन्हें ठंड नहीं लग रही? ये सवाल जहन में उमड़ते ही मैंने मामा से पूछा, तो मामा ने इसका जवाब दिया, नहीं नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही। मामा का ये जवाब इतनी ठंड में चौंका देने वाला था। रात काफी हो जाने के कारण नींद ने सारे गांव को अपने आगोश में ले लिया था। दूर दूर तक इस ठंड में हमारे अलावा इंसान तो दूर एक कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था कि मानो यह गांव इस दुनिया में हो ही ना। मेरे टॉर्च जलाते ही हमें दूर दूर तक घने कोहरे के अलावा और कुछ नहीं दिखा। बस हल्की धुंधली रोशनी में हम शमशान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। मगर ऐसा क्यों? मामा मुझे शमशान की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? ये बात मेरे जहन में उठते ही मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी, जिस पर मैंने मामा से कहा, मामा हम शमशान की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस पर मामा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ते रहने को कहा। मगर इस बार मुझे मामा का बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मेरे मामा इतने चुप रहने वाले इंसान नहीं हैं। वो तो इतना बकबक करते हैं कि हमें ही उनको चुप रहने के लिए बोलना पड़ता है। मगर आज मामा को क्या हुआ है? ये सोचते सोचते मैं मामा के साथ गांव से काफी आगे निकल आया, वो भी इतना आगे कि गांव का कोई भी घर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और यहाँ से शमशान करीब 10 मिनट की ही दूरी पर था। तो क्या मामा मुझे शमशान ले जा रहे हैं? ये सोचकर अभी मैं एक कदम बढ़ा ही था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। फोन की घंटी सुनकर मुझसे कुछ आगे चल रहे मेरे मामा एकदम से भागकर मेरे पास आ गए और मुझे फोन निकालने से मना करने लगे। मगर ऐसा क्यों? मामा मुझे फोन निकालने से क्यों मना कर रहे हैं? ये बात
मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर कुछ देर फोन ऐसे ही बजने के बाद फोन की रिंग बंद हो गई, जिसके बाद पता नहीं क्यों मामा जोर जोर से रोने लगे। मामा को अचानक रोता देख मैं और सहम गया कि मामा रो क्यों रहे हैं। मेरे लाख पूछने पर भी मामा ने रोने का कारण नहीं बताया। मेरे काफी समझाने और चुप कराने के बाद मामा रोना बंद करके वापस शमशान की ओर आगे बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे था, मगर कुछ दूरी पर तो मैं चुपचाप अपने जेब से फोन निकाला और चेक करने लगा। तो अभी अभी कुछ देर पहले मामी जी का कॉल आया था। मामा मेरे साथ थे और मेरे फोन में मामी जी का कॉल आया। ये बात मेरे समझ से बाहर थी, तो मैंने चुपचाप वापस से मामी जी को कॉल लगाया। तो मामी जी के कॉल उठाते ही उन्होंने जो कहा वो सुनकर इतनी ठंड में भी मैं पसीने से लथपथ हो गया और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, क्योंकि मामी जी का ये कहना था कि आज रात 12 बजे हार्ट अटैक के चलते मामा की मौत हो चुकी है। तो मेरे सामने जो आगे चल रहा है वो कौन है? मामा जी की तो मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी है कि तभी मेरे थरथराते पैर आगे बढ़ने की जगह वहीं पर रुक गए और मैंने टॉर्च की लाइट मामा के ऊपर घुमाई। तो टॉर्च की लाइट पड़ते ही मामा पीछे मुड़े, तो इस बार उनका चेहरा काफी बदल चुका था और उनकी आंखें कुछ अजीब चमक रही थी और वो चलते हुए ठीक मेरी ही तरफ आने लगे। ये देखकर मेरे कांपते पैर और जोर जोर से कांपने लगे। तभी मुझे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनते ही मुझे पता चल गया कि कुछ आदमी किसी लाश को लेकर शमशान आ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग मेरे थोड़ा करीब आए तो वैसे ही मामा जी की आत्मा हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद मैं भागता हुआ घर आ गया। जिसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने दादाजी को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने भी मुझे अपने एक साथ घटी घटना बताना शुरू किया। आज से काफी सालों पहले जब मैं दवा लेकर शहर से गांव लौट रहा था, तो उस वक्त रात का था, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि बस मेरी साइकिल की आवाज ही आ रही थी। काफी देर से साइकिल चलाने के कारण मैं काफी थक गया था, जिस कारण मैंने साइकिल को रास्ते के किनारे पर रोका और 5 मिनट आराम करने के बाद वापस से आगे बढ़ने लगा। फिर काफी देर साइकिल चलाने के बाद जब मैंने आसपास देखा तो मैं वापस उसी जगह पर आ गया था जहां पर मैं थोड़ी देर पहले रुका था। ये देखकर मैं काफी डर गया और मुझे पता चल गया कि मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे बगल के पेड़ से किसी के हंसने की आवाज आई। उस हंसने की आवाज को सुनकर मैंने जब अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक आदमी और एक बच्चा बैठा हुआ था, जिनकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उन दोनों को देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं और शायद ये मुझे मार देंगे। अभी मैं साइकिल लेकर भागने ही वाला था कि तभी वो भूत पेड़ पर से उतरकर मेरे पास आ गए और मेरा गला दबाने लगे। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां एक साधु महाराज आ गए और जिन्होंने मेरी जान बचा ली, और उन साधु महाराज ने मुझे घर तक भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ट्रेन में बैठे बैठे मैं अब काफी बोर होने लगा था, क्योंकि ट्रेन करीब 1.5 घंटों से जंगलों के बीच खड़ी थी। मैंने जब इधर उधर पता किया तो मुझे पता चला कि आगे मालगाड़ी पटरी पर से उतर गई है, जिस कारण अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का, जिस कारण मैंने मन ही मन में कहा
आज लगता है दिन ही खराब है। एक तो दोपहर वाली ट्रेन छूट गई और जब शाम वाली ट्रेन पकड़ी तो वो भी तब से खड़ी है। अब पता नहीं गांव कब पहुंचूंगा। तकरीबन आधा घंटा और इंतजार करने के बाद ट्रेन उस वीरान जंगल से खुली और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगी। दरअसल मैं करीब 7 सालों के बाद अपने चाचा के घर अपने गांव जा रहा हूँ। गांव की हरियाली में रहना मुझे काफी पसंद है, मगर मैं अपने काम के चलते जा नहीं पाता हूँ। खैर, जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरा तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। ट्रेन ने 2 घंटा लेट किया, वरना मैं 9 बजे तक पहुंच जाता। ट्रेन से उतरकर मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो पूरे स्टेशन पर घने अंधेरे और कोहरे के सिवा मुझे और कुछ नहीं दिखा। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक तो इतनी रात, ऊपर से गांव का इलाका। चलकर मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर भी उसी तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक चाय वाले की दुकान ही खुली हुई थी, जो अब धीरे धीरे अपनी दुकान भी बंद कर रहा था। मैं चलकर उस चाय की दुकान में गया तो उस चाय वाले ने मुझे चाय पिलाया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा, भाई साहब, आप इतनी रात को इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, वो मैं पीपल गांव जाऊंगा, अपने चाचा के घर। जिस पर उस चाय वाले ने कहा, अभी तो आपको कोई रिक्शा नहीं मिलेगी, तो आप जाइएगा कैसे? उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा, एक उपाय है साहब, बिरजू का टांगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर एकदम से मेरा चेहरा खिल उठा। भला मैं बिरजू का टांगा कैसे भूल सकता हूँ। बिरजू का टांगा एक ऐसी सवारी जो रात के वक्त रिक्शा या फिर कोई और साधन ना मिलने पर काम आती है। मैं भी पहले एक बार रात के वक्त उसके टांगे से घर गया था। खैर, मैंने जल्दी से उस चाय वाले को पैसे दिए और उस तरफ चलता बना जिधर बिरजू का टांगा खड़ा रहता था। कुछ दूर चलने के बाद मैं उस जगह पर आ गया तो मैंने देखा कि रास्ते के किनारे टांगा खड़ा है और बिरजू आग जलाकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसके पास जाकर मैंने बिरजू से कहा, पीपल गांव चलोगे क्या बिरजू भैया? जिस पर बिरजू ने कुछ बोला तो नहीं, बस मुझे इशारा करके टांगे पर बैठने को कहा। मैं भी और कुछ ना बोलकर चुपचाप उसके टांगे पर चढ़कर बैठ गया। मैंने जैसे ही उसके टांगे पर बैठा तो टांगे से आ रही तेज बदबू ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। बदबू इतनी तेज थी कि एक पल भी उस टांगे में रुकने का मन नहीं कर रहा था, मगर मैं काफी मजबूर था, इसलिए मुझे इसी टांगे से जाना पड़ेगा। खैर, मेरे बैठने के 2 मिनट बाद ही बिरजू टांगा दौड़ाने लगा और हम उस सुनसान रास्ते के सहारे घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक उस रास्ते पर हमारे सिवा कोई दिख नहीं रहा था। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था कि मुझसे कुछ दूरी पर बैठा बिरजू भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम उस सन्नाटे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे से एक आवाज आई, टांगा रोको। उस आवाज को सुनकर बिरजू ने टांगा रोक दिया, जिसके बाद एक आदमी टांगे पर चढ़कर मेरे बगल में बैठ गया। उस आदमी के बैठते ही बिरजू ने वापस से टांगा भगाना शुरू कर दिया। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे बगल में बैठे आदमी ने कहा, आप इंसान हो या भूत? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आदमी क्या बोल रहा है। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, इंसान ही हूँ, भूत होता तो अभी तक आपको मार न देता। मेरे मुंह से ये सुनकर
वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और फिर एक दबी हुई आवाज में बोला, क्या भरोसा, आजकल सवारी नहीं मिलने के कारण बिरजू मरे हुए इंसानों को भी अपनी गाड़ी में ढोता है। ये सुनकर मैं एकदम से सहम गया और मुझे पता चल गया कि इतनी तेज बदबू इस तांगे से क्यों आ रही है। अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं इस तांगे पर बैठता ही नहीं। अभी मैं बैठा ही था कि तभी उस आदमी का हाथ मेरे हाथ पर टच हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरा हाथ किसी बर्फ की सिल्ली पर पड़ गया हो। उस आदमी का हाथ इतना ठंडा था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने मन ही मन में कहा, काफ़ी ठंड है इसलिए हाथ इतना ठंडा होगा, मगर इतना ठंडा, और साथ ही इतनी ठंड होने के बावजूद भी इस आदमी ने बस एक ही कपड़ा अपने शरीर पर डाला हुआ है। खैर कुछ भी हो, मैंने हिम्मत नहीं हारा और उस आदमी से कहा, भाई साहब, मैं तो भूत नहीं हूँ, पर लगता है आप जरूर भूत हैं। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी एकदम से भड़क गया और हम दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। अभी हम दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने मुझे जोर का धक्का दिया। वो धक्का इतना जोरदार था कि मैं उस तांगे से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मुझे काफ़ी तेज चोट आई, जिस कारण मैं कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया और वो तांगा मेरी आंखों के सामने ही आगे बढ़ता चला गया। मुझे जितना गुस्सा उस आदमी पर आ रहा था उतना ही गुस्सा बिरजू पर भी आ रहा था कि भला उसने तांगा रोका क्यों नहीं। खैर मैं किसी तरह से उठा और मदद के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, मगर मुझे आसपास एक घर तलक भी नहीं दिखा। मैं उसी तरह पैदल ही आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं थोड़ा दूर आ गया तो मुझे एक छोटी सी बस्ती दिखी। काफ़ी चोट लगने के कारण मैं मदद मांगने उस बस्ती में गया और एक घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा तो घर से 2-3 लोग बाहर आए, जिन्होंने मुझे इस हालत में देखकर कहा, क्या हुआ आपको? फिर मैंने अपनी पूरी आप बीती उन लोगों को बताई, जिस पर उनमें से एक आदमी ने कहा, ये क्या बोल रहे भाई साहब आप, ये हो ही नहीं सकता। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताया, आज से 1 महीना पहले बिरजू एक लाश को लेकर इसी रास्ते से जा रहा था, तभी पता नहीं उसके घोड़े को क्या हुआ, जो सामने आ रही एक ट्रक से जा टकराया और उसी वक्त बिरजू और इसके घोड़े की मौत हो गई। ये सुनकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मुझे समझ आ गया कि इतनी बकबक करने वाला बिरजू आज इतना चुप क्यों था। और हो सकता है उस आदमी ने मुझे नीचे ढकेल कर मेरी मदद की होगी, मगर उस चाय वाले ने मुझे बिरजू के बारे में क्यों नहीं कहा कि बिरजू मर चुका है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और वापस से उस आदमी से कहा, तो फिर स्टेशन के पास उस चाय वाले ने मुझे बिरजू के पास जाने के लिए क्यों कहा? जिस पर उस आदमी ने कहा, कौन चाय वाला? स्टेशन के पास तो कोई चाय की दुकान नहीं है। हाँ, एक चाय की दुकान थी। उस चाय वाले की मौत भी 1 महीने पहले ही हो गई है। और हाँ, जब बिरजू का एक्सीडेंट हुआ तब बिरजू उसी चाय वाले की डेड बॉडी को शमशान ले जा रहा था। ये सुनकर मैं और डर गया और मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, मानो मैं अभी ही बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, भला उस अच्छे भूत का जो आपको टांगे से नीचे धकेल दिया, वरना आप आज जिंदा नहीं होते हैं। और हाँ, आज रात आप यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाना। मैंने भी आज रात वहीं रुकना बेहतर समझा। मैं रुक तो गया था, मगर डर के मारे रात भर मुझे नींद नहीं आई और मेरे कानों में रात भर बिरजू के टांगे की आवाज़ ही गूंजती रही। मानो ऐसा लग रहा था कि वो तांगा वापस से उसी रास्ते पर दौड़ रहा है। पूरी रात डर के साथ कटाने के बाद सुबह होते ही मैं अपने घर चला गया। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।